गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाओ। आज ठंड ज्यादा है ना। अभी अभी आ जाएगी गर्मी, घबराओ मत। हाँ, अभी इलेक्ट्रो 2 शुरू करेंगे आज। ठीक है। एक मिनट बस बात करते हैं। हाँ, फ्लूइड अभी अभी नहीं होगा। अभी बैठ जाओ, पहले मैं बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन आपको। बातें बंद कर दो पहले। अभी जो अभी जो अपने पास इंफॉर्मेशन है उसमें फ्लूइड बाद में होगा। हाँ, कल मेरी 2 क्लासेस है, 2 क्लास तक मैं पकाऊंगा आपको, है ना। और उसमें इलेक्ट्रो 2 चलेगा। ठीक है। नहीं, दोनों में वही चलेगा। फ्लूइड बाद में करेंगे, ठीक है। अभी पेज छोड़ना चाहो छोड़ दो, या बाद में भी, वो तो फिर वो स्टार्टिंग से ही होगा शायद। वैसे तो मैंने काफी पढ़ा दिया उसमें स्टैटिक्स का पार्ट। हाँ हाँ, 3 नहीं हुए हैं, 2 हुए हैं। एक दिन तो अपन डिस्कशन ही कर रहे थे। हाँ, कोई बात नहीं। अभी बात का मुझे नहीं पता है, मैं कराऊंगा या कौन कराएंगे। नहीं, अब अभी जो, एक मिनट, अभी जो इंफॉर्मेशन आई है कि भाई इलेक्ट्रो 2 करना है अभी अपने को, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रो 1 वो करा देंगे अपनी तरफ से, शायद डाइपोल चल रहा है उसमें, तो वो डाइपोल के एंडिंग पर ही है वो। ठीक है क्या। तो वो उनका पोर्शन उधर रहेगा। हम इलेक्ट्रो 2 से आगे फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटेंस उस तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे जनरली अपना टाइम टेबल पता रहता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, मुझे अपना ही ध्यान रखना होता है यार। अच्छा, इधर देखो, जो भी होगा वो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इलेक्ट्रो 2 में शुरू कर रहा हूँ, इसका मतलब डाइपोल तक का पार्ट सर कंप्लीट करेंगे जो। चल ठीक है। बाकी अब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है आगे का पार्ट। तो स्थिर वैद्युतिकी पार्ट 2 है, हालांकि ये पूरा चैप्टर एक ही कंडक्टर्स आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक आएगा, हेडिंग डालिए, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, ओके। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। जिसको मैं शॉर्ट में आपको कई बार ईएलएफ बोलूंगा, समझ में आता है? ईएलएफ इज व्हाट? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। कॉपी,
अभी जगह मत छोड़ो, आप तो आगे इलेक्ट्रो 2 कंटिन्यू कर लो, ठीक है, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। देखिए स्थिर वैद्युतिकी पार्ट 2 जो हम शुरू कर रहे हैं, उसमें आगे का पार्ट क्या है वो मैंने आपको बताया कि गॉस लॉ और कंडक्टर्स और अर्थिंग, शेयरिंग, बहुत सारी चीजें रहेंगी उसमें, ठीक है। तो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं विद्युत बल रेखाएं, तो पहले ये देखो, आप अभी तक आपने विद्युत क्षेत्र पढ़ा है, आपने किसी आवेश की वजह से किसी बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होता है, किसी बिंदु आवेश की वजह से किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो k3/r²। ऐसे आपने बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन पढ़े, रिंग की वजह से कितना होता है, वायर की वजह से कितना होता है, यस और नो। तो वो सब चीजें जो है KQ/r² से डिराइव होती हुई आ रही है, यस और नो। आपने रिंग का पढ़ा, कितना होता है विद्युत क्षेत्र एक समरूप वलय की वजह से उसके अक्ष पर, KQ(x/r² + x² पावर 3/2। तो देखिए अभी तक जो आप चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें आप विद्युत क्षेत्र का क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव मतलब उसका मान कितना है और उसकी दिशा क्या है। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है और उसकी दिशा क्या है, और जो भी आप कैलकुलेशन कर सकते थे बिंदु आवेश लेकर, आप जैसे रिंग का आपने कैसे कैलकुलेशन किया, बहुत सारे बिंदु आवेश ले लिए उसके ऊपर, फिर प्रत्येक की वजह से विद्युत क्षेत्र लिखते हुए आपने उसको पूरा कैलकुलेशन में लिया है। क्लियर। तो अभी तक जो आप बात कर रहे थे ना विद्युत क्षेत्र के बारे में, तो उसका एक पार्ट क्या था, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें विद्युत क्षेत्र का मान था और उसकी दिशा। लेकिन अब हम हमारे विद्युत क्षेत्र को एक क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कि हम ज्यामितीय रूप से किसी को विद्युत क्षेत्र के बारे में बताना चाहते हैं। समझ में आई बात। तो हम लोग कहते हैं कि विद्युत बल रेखाएं जो है ना, वो विद्युत क्षेत्र की किसको बताती हैं, ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब हम कुछ डायग्राम बना के समझाना चाहते हैं उसको, तो विद्युत बल रेखाएं उसको प्रदर्शित करती हैं। तो जैसे एक बात बताओ, इस रूम में विद्युत क्षेत्र है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रूम में इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र कितना है, तो आपने कहा सर इस दिशा में है और इसका परिमाण जो है कुछ 30 न्यूटन प्रति कूलाम है। समझ गए। तो आप मुझे इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र बता रहे हैं। अब हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को ज्यामितीय रूप से प्रदर्शित करने के लिए हम विद्युत बल रेखाओं का प्रयोग करने वाले हैं। किसका, विद्युत बल रेखाओं का। तो पता है ये जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो इस प्रकार से बनाई जाती हैं ताकि उन पर स्पर्श रेखा खींचने पर उस बिंदु पर परिणामी जो मतलब नेट विद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, जैसे मान लीजिए मेरे बोर्ड पे किसी ने मेरे से कहा कि सर इस पॉइंट पे ना विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, ई वेक्टर। फिर किसी ने कहा कि इस जगह पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। तो आप विद्युत बल रेखाओं को जब यहां से यहां तक गुजारते हुए ले जाएंगे ना, तो आपको बल रेखाओं को इस प्रकार ले जाना होगा कि इस जगह पे जो विद्युत क्षेत्र है उसके स्पर्श रेखीय होना चाहिए। कौन, विद्युत बल रेखाएं। तो जैसे मुझे कहा गया कि यहां से बल रेखाएं पास करिए, तो मैं यहां पर कैसे पास करूंगा, इस तरह से पास करूंगा कि जैसे जो विद्युत क्षेत्र है वो इस बिंदु पर क्या बन जाए, स्पर्श रेखा। फिर मान लीजिए मुझे यहां से गुजरना है, इस बिंदु से भी गुजरना है, तो यहां भी क्या बनाता जाऊंगा। तो पहले हमने क्या किया, मान लीजिए मुझे इस रूम में विद्युत बल रेखाएं बनानी है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी बिंदु पे जाके आपको पहले हर जगह पे नेट विद्युत क्षेत्र जो है ना, वहां पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है, पहले आपको उसकी दिशा पता करनी है। क्या पता करना है। फिर जब आप बल रेखाओं को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गुजारते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, तो हर समय पर किस बात का ध्यान रखना है कि उस बिंदु का जो विद्युत क्षेत्र है वो बल रेखाओं पर क्या होता जाए, स्पर्श रेखा होता जाए। फिर क्या करो, इसको मिटा दो। इसको आपने मिटा दिया। फिर अब आपने किसी को बताया कि देखो यहां पर विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार है। तो क्या आपको लगता है इसको बनाते वक्त हमने किस बात का ध्यान रखा है कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो है उसके स्पर्श रेखीय है। तो अगर हम इसका उल्टा सोचें कि विद्युत बल रेखाओं पर अगर हम क्या बना दें, स्पर्श रेखा। क्या बना दें, स्पर्श रेखा। तो ये यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बता देगा।
तो पहले बनाने का क्या तरीका हुआ कि प्रत्येक बिंदु से जो बल रेखाएं गुजरेंगी वो विद्युत क्षेत्र को क्या बनाती हुई जाए वहां पर, स्पर्श रेखा। फिर भूल जाओ किसको, विद्युत क्षेत्र को भूल जाओ। अब आपको अगर कहीं पे बल रेखाएं मिलती हैं, विद्युत बल रेखाएं, तो आप क्या समझोगे उससे कि उस बिंदु पर अगर हम किस पर स्पर्श रेखा खींच दें, बल रेखाओं पे, तो वो किसकी दिशा देगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। अच्छा, आपको ये दिखता है जो स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा ये पूरी है क्या? तो स्पर्श रेखा पर दो दिशाएं होती हैं क्या? एक उस होती है, दो दिशाएं होती है, एक उस तरफ और एक, इसीलिए हम लोग बल रेखाओं पर क्या प्रदर्शित करते हैं, एक एरो। जैसे मैंने बल रेखाएं बनाया तो इस पे एक एरो दिखाना भी जरूरी है, तब हमें पता चलता है कि हम स्पर्श रेखा किस ओर उठाएं। तो जैसे यहां पर कोई मुझे कहेगा, तो मैं जैसे यहां स्पर्श रेखा बनाऊंगा तो मुझे इसकी दिशा उधर देना है कि इधर, उधर, क्योंकि एरो उस तरफ है। अगर यहां स्पर्श रेखा बनाता हूं तो इस जगह पे। तो पहले बल रेखाएं थी या पहले विद्युत क्षेत्र था? पहले विद्युत क्षेत्र थे, फिर आपने उनसे किसका निर्माण किया, विद्युत बल रेखाओं का। समझ में आई बात? जैसे आप उस रेखाओं को ड्रॉ कर रहे थे तो आपने किस बात का ध्यान रखा कि हर बिंदु पे बल रेखाएं जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसको क्या बनाती हुई जाएं, स्पर्श रेखा। तो उसको स्पर्श रेखा के आधार पे चलाते गए आप, और बाद में आपने क्या किया, उन स्पर्श रेखाओं में जो विद्युत क्षेत्र है उनको मिटा दिया। तो आपके पास एक कर्व लाइंस बचेंगी। जैसे सपोज ये आपके पास कोई वक्र आ गया, आपके पास ये वक्र सरल रेखा भी हो सकता है, तो आपके पास क्या चीज आ गया, एक वक्र आ गया। अब आप क्या कहोगे, इस वक्र पे एक एरो लगा हुआ होगा, जब भी आप देखोगे वो एरो किस लिए लगा है, क्योंकि आपको पता है कि स्पर्श रेखा किस तरफ वाला लेना है। और इन विद्युत बल रेखाओं के ऊपर किसी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं तो वो किसकी दिशा बताएगा, विद्युत क्षेत्र। तो पहले बनाते वक्त हमने उसको इस तरह से ले गए हम कि प्रत्येक बिंदु के विद्युत क्षेत्र को वो क्या बनाता हुआ गया, स्पर्श रेखा। अब हम अगर आपको कोई विद्युत बल रेखाएं देते हैं तो आप समझ जाओगे कि उस पे स्पर्श रेखा किसके बारे में बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में बताएगा। पहला पॉइंट सबको समझ में आया? देखो, अभी तक हम क्या करते थे, आपको एक मान बताते थे, एक दिशा बताते थे। अब हम कुछ भी नहीं बता रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं आपको, एक इस रूम में मैंने ऐसे बल रेखाएं बना के छोड़ दिया। अब मैं पूछूं अगर किसी पॉइंट पे कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, तो क्या आपको पता है क्या करना है, उसके ऊपर एक स्पर्श रेखा बनाना है, और वो बल रेखाओं पे जिधर एरो बना हुआ है उसके हिसाब से स्पर्श रेखा की दिशा में कौन आ जाएगा, आपका विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो पहला काम तो हो गया। बल रेखाएं जब हम बना रहे हैं तो बनाते वक्त हम प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को स्पर्श रेखा बनाते हुए एक वक्र खींच देंगे। उस वक्र का नाम क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं। अब इससे तो बताओ, सिर्फ दिशा पता चला क्या, क्या पता चला, दिशा, दिशा पता चल गई। अभी इसके परिमाण का आइडिया नहीं लग रहा है। तो जैसे मान लो किसी बिंदु पर अगर हम टेक्निकल बात करें कि परिमाण कितना है ना, हालांकि बल रेखाओं को देखकर आप डायरेक्ट तो नहीं बता पाओगे, लेकिन उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट छुपा होता है कि उसके परिमाण को कैसे बताना है। तो परिमाण कैसे बताना है, जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर आपका विद्युत क्षेत्र ई है, कितना है, तो यहां से जैसे सपोज आपकी बल रेखा ऐसे गुजर रही है, ये वाली बल रेखा इस तरह से गुजर रही है, तो यहां पर हमने पता है क्या डिसाइड किया कि इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताने के लिए, तीव्रता को बताने के लिए हमने कहा कि हम यहां पर जो बल रेखाएं हैं ना, जैसे यहां से बहुत सारी बल रेखाएं गुजारेंगे हम इसके आसपास के, जैसे यहां से यहां से यहां से यहां से अलग अलग जगह से बहुत सारी बल रेखाएं गुजरेंगी। तो किसी बिंदु पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत एक एरिया लेना है। किसके लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत एक आपको क्षेत्रफल लेना है। तो जैसे आपने क्षेत्रफल ले लिया इतना, तो पता है यहां पर बल रेखाओं की संख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, किस पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर किसकी संख्या। तो जैसे यहां से आपको बल रेखाएं गुजारनी है ऐसे ऐसे करके, समझ रहे हो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, उसकी तीव्रता को बताने के लिए बल रेखाओं के घनत्व पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। किस पर, मतलब किसी को देख के कैसे पता चलेगा कि वहां पर घनत्व ज्यादा है, मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है या कम,
वहां पर बल रेखाओं का जब आप घनत्व निकालेंगे, याद रखना वो घनत्व जो है वो इकाई क्षेत्रफल पर, किस पर बोलते घनत्व में, लेकिन होता क्या है इकाई क्षेत्रफल पर। और वो भी क्षेत्रफल किस प्रकार है आपका बताइए, वो क्षेत्रफल आपका विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। तो जैसे विद्युत क्षेत्र इधर इसके लंबवत, तो इसका कोई क्षेत्रफल होगा, मान लीजिए डी है, तो इस क्षेत्रफल के लंबवत, इस क्षेत्रफल के लंबवत, या आप ये समझिए विद्युत क्षेत्र के लंबवत ये क्या है, एक क्षेत्रफल है। इसमें से प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल रेखाओं की संख्या है वो समानुपाती होती है विद्युत क्षेत्र के परिमाण के। क्या लिखा हुआ इधर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल रेखाओं की, मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं कि बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए एक ज्यामितीय प्रदर्शन है। वो क्या है, ज्योमेट्रिकली हम विद्युत क्षेत्र किसी को बताना चाहते हैं, तो हमने क्या कॉन्सेप्ट रखा है, एक तो बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा क्या बताएंगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा, और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है अथवा कम है, अगर आप उसको कंपेयर करना चाहते हो तो वहां पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत इकाई क्षेत्रफल में जो रेखाओं की संख्या होगी वो किसके समानुपाती होगी, विद्युत क्षेत्र की परिमाण के। ये समानुपाती है। आप चाहो तो इक्वल टू करने के लिए यहां पर कोई नियतांक ला सकते हो, यहाँ पे क्या ला सकते हो, क्योंकि समानुपाती है ना। जैसे मान लीजिए समानुपाती को कैसे समझेंगे, मान लीजिए किसी बिंदु पर आपका 5 न्यूटन प्रति कूलाम है विद्युत क्षेत्र, 5 न्यूटन प्रति, और किसी बिंदु पर 10 न्यूटन प्रति कूलाम, तो बल रेखाओं की जो संख्या है इकाई क्षेत्रफल पर वो किसके समानुपाती रखनी है, विद्युत क्षेत्र के परिमाण के। इसका सिंपल मीनिंग है कि जहां विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्यादा है वहां बल रेखाओं की संख्या ज्यादा रहेंगी। लेकिन अब हम ये भी बात कर सकते हैं, यहां पर 5 है और यहां 10, तो कितने लोगों को समझ में आता है कि इस जगह से अगर मैं मान लीजिए जितनी भी रेखाएं गुजारता हूं यहां पर उसकी डबल रेखाएं होनी चाहिए, यहां पर उसकी डबल रेखाएं होंगी। तो सोचिए जहां 5 न्यूटन प्रति कूलम है वहां मैंने इकाई क्षेत्रफल लिया, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि मैंने वहां से 5 रेखाएं गुजार रहा हूं, कितनी 5 है। आप इसको 10 भी कर सकते हो, आप इसके सापेक्ष इसको डबल रखोगे बस। तो यहां आपने मान लीजिए 5 रेखाएं गुजार दी, तो जहां 10 न्यूटन प्रति कूलम है वहां से कितनी गुजरेंगी, तो क्या वहां पर बल रेखाओं का घनत्व यहाँ क्या है, यहाँ घनत्व ज्यादा है। तो ये बल रेखाओं के घनत्व के अनुरूप, याद रखना, हो सकता है आपके लिए किसी डायग्राम को देखकर उस बात का अंदाजा नहीं लगे, क्योंकि ये समानुपाती है ना, तो परिमाण कितना है उसके समानुपाती है, तो यहाँ पर जो नियतांक होगा उसके आधार पर आपको यहाँ पर बल रेखाओं की संख्या दिखाई देगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पर नियतांक 1 यूज किया तो 5 में कितनी लाइन बना रहा हूँ, 10 में कितनी लाइन बना रहा हूँ। लेकिन कोई कहता है सर मैंने नियतांक 2 यूज किया यहाँ पे, तो 5 के लिए मान लो 10 बना था, तो 10 के लिए वो 20 बना था। तो क्या आप ये बात समझ सकते हो कि बल रेखाओं के संख्या के अनुरूप आप ये बता सकते हैं कि वहां पर, कम से कम ये तो बता सकते हो कि वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ज्यादा है कि कम, ये तो बता सकते हो, हाँ या ना। और अगर किसी क्वेश्चन बनाने वाले ने आपको बहुत ढंग से बना के दे दिया कि भाई यहाँ 5 है और यहाँ 10 है इकाई क्षेत्रफल पर, तो आप ये भी कंपेयर कर लोगे कि कहां पर विद्युत क्षेत्र कितने अनुपात में है, जैसे यहाँ पर कितना है और यहाँ पे कितना है, यस और नो। तो ठीक है, हो सकता है हम एग्जैक्ट मान निकाल पाए या ना निकाल पाए, लेकिन कम से कम हम सापेक्षिक सापेक्षिक ये तो पता कर ही सकते हैं कि कहां पर ज्यादा है कहां पर, इवन ये भी पता कर सकते हैं कि कहां 2 गुना है, कहां 3 गुना है, कहां 4 गुना है। किसको गिनना पड़ेगा आपको, तो पहले एक बात ध्यान रखना, हमारे पास विद्युत बल रेखाएं बनाने का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें 2 चीजें हैं। एक तो हर बिंदु पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो क्या बनता जाना चाहिए, स्पर्श रेखा बनाते हुए जाना है, तो वो तो एक रेखा बन गई। अब किसी बिंदु से बहुत सारी रेखाएं जाएंगी, बिंदु से नहीं मतलब उस क्षेत्रफल से, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एक जिधर क्षेत्रफल होगा ना आपका,
जिधर विद्युत क्षेत्र, उसके लंबवत क्या लेना है आपको, एक एरिया लेना है। उस एरिया से इकाई क्षेत्रफल से जो आपको संख्या गुजारनी है वो किसके समानुपाती होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र की परिमाण के। समझ में आई बात? तो जहां पर मान लीजिए डबल होगा परिमाण, वहां पर संख्या भी डबल होगी, जहां परिमाण आधा होगा वहां संख्या भी आधी होगी। बात समझ गए? अभी हम इस आधार पर इनको बनाएंगे, फिर बाद में मैं आपको इनको गिनना भी सिखाऊंगा कि इनको गिनेंगे कैसे। बात समझ गए? तो याद रखना, कोई स्टूडेंट बनाने के वक्त आपको यहाँ पर कुछ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। भाई आपने क्या कहा कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल रेखाओं की संख्या वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या है, समानुपाती। तो आपने अगर मान लो प्रैक्टिकली आप बनाने जाते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर इक्वल टू इसमें कौन सा आप समानुपाती नियतांक लगा रहे हैं और उसके आधार पर आप कितनी रेखाएं रखेंगे, यस और नो। और मान लीजिए अगर आप एग्जैक्ट बहुत ज्यादा नहीं बनाना चाहते, कोई समानुपाती नियतांक नहीं लेना चाहते, तो आपके पास एक ऑप्शन तो है कि आप सापेक्षिक तो बता ही सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई नॉट है और किसी जगह 2 ई नॉट है, तो आपको पता है कि यहाँ अगर आपने 2 रेखाएं बनाई है तो वहां, और जहां पर आपने 3 ई नॉट है वहां पर 6 बनानी पड़ेंगी। तो उसको देखकर आपको विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है, ज्यादा है या कम, उसका अंदाजा भी लगेगा। बात समझे कि नहीं? और उसका अंदाजा लगाने के लिए हमने आपसे क्या बोला है कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर रेखाओं की संख्या किसके समानुपाती होनी चाहिए। तो हम विद्युत क्षेत्र का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए विद्युत बल रेखाएं बना रहे हैं। और बल रेखाओं में 2 बातें हैं, एक तो बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा किसके बारे में बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। और किसी बिंदु पर जाकर जब आप वहां पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत इकाई क्षेत्रफल लेंगे, किसके लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत इकाई क्षेत्रफल पर जो रेखाओं का घनत्व होगा, वो घनत्व देखकर हम किसका अंदाजा लगाएंगे कि वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो सकती है, यस और नो। और उसके लिए यहां पर हमारे पास एक कंडीशन है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल रेखाओं की संख्या किसके समानुपाती होनी चाहिए। इसको आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि जहां विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्यादा वहां बल रेखाओं का घनत्व भी ज्यादा। मतलब 2 जगह इतने बड़े बड़े क्षेत्रफल लिया आपने बराबर, अब यहाँ विद्युत क्षेत्र, यहाँ विद्युत क्षेत्र अगर बराबर है तो क्या बोलोगे कि सर यहां से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी यहां से भी उतनी ही गुजारनी पड़ेंगी। लेकिन अगर यहाँ पर बल रेखाओं की संख्या और यहाँ की बल रेखाओं की संख्या में डबल का रिलेशन है, मान लो यहां से 10 पास कर दी और यहां से 20 या 5, तो रिलेटिव कंपैरिजन में आपको पता चल जाएगा कि आपने इससे इसका डबल बनाया है। इसका मतलब इसके सापेक्ष यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डबल है। तो एक सापेक्षिक कंपैरिजन करने में तो बहुत आसान काम करेगा, यस और नो। तो अभी याद रखना, ये जो हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं ये हम अपनी तरफ से बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसी बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं गुजारेंगे, तो किसी रीजन में आपको विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करना है, तो आप क्या बनाकर प्रदर्शित करेंगे, विद्युत बल रेखाएं, उस पर स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत इकाई क्षेत्रफल पर जितने रेखाओं की संख्या होंगी, वो रेखाओं की संख्या उस जगह के विद्युत क्षेत्र के नहीं, उस जगह के विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होंगे। क्लियर और नॉट? इन दोनों कंसेप्ट से हम इसको बनाएंगे, बाद में हम इनको गिनने जाएंगे और गिनते गिनते विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो टॉपिक आएगा तब बात करेंगे। क्लियर है क्या? तो नीचे लिखे विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। अभी इनमें से कुछ नहीं बनाना है, मैं जो बनाऊंगा वो बनाते जाना है, ये समझाने के लिए था। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की ज्यामितीय प्रदर्शन है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की ज्यामितीय प्रदर्शन है, जिसमें जिसमें बल रेखाएं इस प्रकार, जिसमें बल रेखाएं इस प्रकार बनाई जाती हैं
इस प्रकार बनाई जाती हैं कि यह जिस बिंदु से गुजरती है, यह जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाओं पर स्पर्श रेखीय होता है, पर स्पर्श रेखीय होता है। क्लियर? तो हमने बनाते वक्त जिस बात का ध्यान रखा है उसके रिप्रेजेंटेशन में वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आई बात? तो यहां पर आपने इस तरह से मान लीजिए आपने एक, ये है विद्युत बल रेखा, तो किस किस बिंदु से गुजर रही है दिख रहा है आपको, और जिन बिंदुओं से गुजर रही है तो इसके ऊपर हम एक क्या लगाएंगे, एरो। एरो क्यों लगाएंगे? क्योंकि स्पर्श रेखा पर भी दो दिशाएं होती हैं, तो यहां पर हमने एरो लगा दिया और ये ई। समझ में आ रहा है? अगर यहां की बात करें तो यहां पर स्पर्श रेखा ड्रॉ होगी, और स्पर्श रेखा भी किस ओर ले रहे हैं हम, विद्युत, जिधर आपने एरो लगा रखा है उसकी तरफ वाला स्पर्श रेखा यूज कर रहे हैं। तो ये बाद में बना है, ये पहले था, ये बाद में बनाया है। अब बाद में बनाया बनाया कैसे, हर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को हम क्या बनाते चले गए, स्पर्श रेखा बनाते चले गए। तो इसका रिवर्स, विद्युत बल रेखाओं पर जो स्पर्श रेखाएं होंगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो मुझे बताइए ये जो दिशा है वो परिणामी है या कोई घटक वटक तो नहीं है? क्योंकि बनाने वालों ने किस बात का ध्यान रखा है कि जिस बिंदु से गुजरे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जितना हो। अगर मान लीजिए 10 बिंदु आवेशों से है तो पहले उस बिंदु पर आपको उन सबका परिणामी क्या करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। फिर स्पर्श रेखा किसको स्पर्श करती हुई जाएगी, किसको टेंजेंट बनाती हुई जाएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र को। बात समझ में आई बात? पहला पॉइंट आपको समझ में आता है तो नीचे यहां पर लिख लो, पहला पॉइंट लिखे। हाँ ये बनाना चाहो बना लो, ये बना लो। ये आपकी बल रेखाएं हैं और ये उस पर क्या है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसकी दिशा को बताएगा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र परिणामी होगा। एक मिनट, किसी ने कहा है लास्ट लाइन बोलने के लिए, तो मैं एक बार पूरा बोल देता हूं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र के ज्यामितीय प्रदर्शन है जिसमें बल रेखाएं इस प्रकार बनाई जाती हैं कि वह जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, है ना, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाओं पर स्पर्श रेखीय होता है। बात समझ गए? तो यहां पर आपने ये बल रेखाएं बना दी, उस पर स्पर्श रेखा। देखो ये पूरा हम ही लोग बना रहे हैं। विद्युत क्षेत्र आप कैलकुलेशन कर चुके हो, लेकिन अब आप उसका ज्यामितीय रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपने बल रेखाएं बना दी। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट लिखे जो बहुत ऑब्वियस है कि विद्युत बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा विद्युत बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र होता है। सही बात है, स्पर्श रेखा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र होता है, क्योंकि बनाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखिए। अब देखो पहला वाला जो बिंदु था या परिभाषा थी उसके आधार पर सिर्फ दिशा के बारे में पता चल रहा था, परिमाण के बारे में। तो हमने कहा कि परिमाण बताने के लिए हम बल रेखाओं का क्या यूज करेंगे, घनत्व। समझ में आई बात? तो नीचे लिखिए, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत, किसी बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र के लंबवत, इसमें अंडरलाइन करो, लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत, समझ गए। जनरली स्टूडेंट्स बस इतना जानते हैं कि कुछ घनत्व होता है, लेकिन वो घनत्व कहां पर हम देखते हैं, विद्युत क्षेत्र के लंबवत इकाई क्षेत्रफल पर, विद्युत क्षेत्र के लंबवत इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, उस बिंदु पर बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के समानुपाती होता है। ओके, तो बल रेखाएं बनाने के दो पार्ट हो गए। एक तो आपको पहले बल रेखाएं गुजारनी है, वो स्पर्श रेखा बनाती चली जाए, और किसी बिंदु पर बल रेखाओं का जो घनत्व होगा, वैसे उस घनत्व को बोलने से पहले पूरा लाइन बोलना चाहिए, विद्युत क्षेत्र के लंबवत इकाई क्षेत्रफल पर बल रेखाओं की संख्या किसके समानुपाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो कहीं अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है तो वहां आपको घनत्व ज्यादा दिखेगा, और कहीं कम है तो घनत्व कम दिखेगा। जैसे देखो, मैं एक कुछ बल रेखाएं बना के आपको दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने इस बोर्ड पर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ बल रेखाएं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए मैंने आपको कुछ बल रेखाएं दिखाई। तो पहले बताओ, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, वो कैसे निकालोगे, उस पर स्पर्श रेखा ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन अब मुझे यहां दिख रहा है, कोई अगर मुझसे ये बोले कि यहां पर विद्युत क्षेत्र कैसे है, तो मैं क्या कहूंगा, एक मिनट, यहां पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, यस और नो। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र ये आपका E1 वेक्टर हो गया इस दिशा में, और कोई मुझसे यहां पूछे तो इस दिशा में E2 वेक्टर हो गया। सही बात है। लेकिन अब अगर कोई आपसे कहे कि इनके परिमाण में कुछ अंतर है क्या, या समान है, कैसे हैं, आपको दिख रहा है, कैसे पता है, आपने क्या किया, एक मिनट, यहां पर जाके इकाई क्षेत्रफल लिया। तो इकाई क्षेत्रफल का जो मान है, इकाई ले लो या कोई भी क्षेत्रफल लो, अगर बराबर ले लेते हैं, तो मैंने यहां पर एक क्षेत्रफल लिया, इतना बड़ा, इतना बड़ा एक क्षेत्रफल लिया, समझ रहे हो, लेकिन किसके लंबवत लिया, विद्युत क्षेत्र के लंबवत। यहां भी गया, उतना ही बड़ा क्षेत्रफल लिया। समझ में आया। क्या आपको ये रेखाओं की संख्या में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? अगर यहां से मुझे 3 रेखाएं दिख रही है, तो यहां से सिर्फ एक रेखा दिखाई दे रही है। तो इतना तो मुझे कंफर्म हो गया कि यहां पर घनत्व ज्यादा है रेखाओं का, यहां पर घनत्व कम है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है और यहां पर कम। अब आप देखो, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं। ये चीज बनाने से पहले सिर्फ रेखाएं थी, उनको देखकर आपको पता चल रहा है कि सर यहाँ पर तीव्रता की दिशा ये होगी, और कहाँ तीव्रता ज्यादा है और कहाँ तीव्रता कम है उसके बारे में भी आपको पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर घनत्व आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर घनत्व कम। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि बल रेखाओं का घनत्व किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इसका मतलब E1 का परिमाण ज्यादा है किसके सापेक्ष, E2 के परिमाण के सापेक्ष। ये किसको देखकर आपने अंदाजा लगाया, किसको देखकर, विद्युत बल रेखाओं के घनत्व, संख्या घनत्व को देखकर। बात समझ में आया। तो ये एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, विद्युत क्षेत्र का। तो बल रेखाएं बनाकर भी हम किसी को ये बताना चाहते हैं कि किसी जगह पर विद्युत क्षेत्र कैसा है, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। ये कंपैरिजन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। और दिशा देखने के लिए तो आप क्या बना सकते हैं, उस पर स्पर्श रेखा बना सकते हैं। तो देखिए,
ये दूसरा जो पॉइंट है उसमें ये डायग्राम बना के ये चीज लिखिए। उसके बाद फिर हम लोग एक दो प्रॉपर्टीज और करते हैं, फिर इसके यूज क्या हैं वो सब देखेंगे। कब पढ़ी थी? कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। कहीं बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा है और कहीं बल रेखाओं का घनत्व कम है। ओके, पॉइंट नंबर 3 लिखिए। घनत्व परिमाण के लिए है और स्पर्श रेखा दिशा के लिए। पॉइंट नंबर 3, ये तो सिंपल सी बात है कि दो बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित, लिख लो कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। आप ऑब्वियसली समझ सकते हो क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि किसी किसी बिंदु से अगर आप स्पर्श रेखा बनाते हुए ले जा रहे हो, तो अगर आप कहते हो कि एक बिंदु से ये भी बल रेखा है और ये भी बल रेखा है, तो ये तो कॉन्सेप्ट ही आपका गड़बड़ हो गया। आप कह रहे हो कि सर यहाँ पर स्पर्श रेखा ऐसी है और कोई कह रहा है स्पर्श रेखा ऐसी है, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि एक बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र किसी एक ही दिशा में होगा। बात समझ गए? तो ये नहीं करती हैं, ये बहुत सिंपल सा पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। विद्युत बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करते हैं। बंद लूप का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। हाँ, कि वो इस तरह से हो कि वो पूरा, जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड आप लोग पढ़ चुके हो, तो अगर ये पूरा लूप बना ले, सपोज मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया, इधर देखो मेरा एजम्पशन है, अरे बात नहीं बहुत टेक्निकल है, आगे मैथमेटिकल है पूरा चैप्टर, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। ये इस तरह से आपने एक बंद लूप का निर्माण कर दिया। बंद लूप का मतलब क्या होगा पता है? यहां से चालू हुआ यही खत्म होगा, और वो भी ऐसे। इसको हम बोलते हैं क्या? बंद लूप। तो हम कह रहे हैं ये इस प्रकार का निर्माण नहीं कर सकती। उसके पीछे कारण क्या है? तो आपको पता है कि जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो संरक्षी बल है। कैसा बल है? तभी आप उसके लिए स्थितिज ऊर्जा और उसके बाद उसका विभव पढ़ के आ रहे हो आप लोग। विभव क्यों पढ़ के आए? क्योंकि वो एक संरक्षी बल क्षेत्र है। समझ में आई बात? तो इसका मतलब अगर ये ऐसा लूप बनाता है सपोज, तो मुझे एक बात बताइए, आपको पता है ना कि हर जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आपको पता है। चलो कम से कम परिमाण नहीं पता है लेकिन दिशा तो पता है। बताइए यहां पर दिशा कैसी है? इधर मान लीजिए E1, यहां पर कितना? E2। तो अगर मैं इस विद्युत क्षेत्र को कुछ ई वेक्टर बोल दूं, हर जगह पे अलग अलग मान है, तो अगर कोई आपसे कहे कि ये क्लोज लूप बन गया तो इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? चलिए मैं यहां पर एक क्यू आवेश रख लेता हूं। एक मिनट, क्यू आवेश, मुझे बताइए इस क्यू आवेश पे बल किधर लगेगा?
विद्युत क्षेत्र की दिशा में, अगर धनात्मक है, और ऋणात्मक है तो उसके विपरीत दिशा में। तो मान लीजिए इस बिंदु का विद्युत क्षेत्र कुछ ई है, तो मुझे बताइए अगर मैं इस आवेश को पकड़ के, ध्यान से समझना, पकड़ के इस लूप के चारों तरफ घुमाने लग जाऊं ऐसे, तो याद रखना मैंने भी पकड़ रखा है उसको, लेकिन मेरा फोकस किस पर है कि विद्युत क्षेत्र ने कितना कार्य किया। तो क्या आपको समझ में आता है कि हर बिंदु पर जो बल है वो Q इंटू ई वेक्टर, मतलब वो स्पर्श रेखा के अनुदिश लगेगा, और आपका जो यहां पर जो एलिमेंट्री लेवल पर विस्थापन है वो भी तो स्पर्श रेखा की दिशा में ही होगा। यस और नो? भाई यहां पर अगर हम आपसे पूछें कि विस्थापन की दिशा क्या है, तो वो भी किस ओर है? स्पर्श रेखा की दिशा में। और ये विद्युत क्षेत्र भी किस दिशा में? स्पर्श रेखा की दिशा में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस पर बल कितना, तो आप क्या बोलोगे? QE डॉट, वर्क डन बोलोगे तो क्या बोलोगे? QE डॉट DR। ये इसका किया गया कार्य किसके द्वारा? विद्युत क्षेत्र के द्वारा। QE डॉट DR, DR जो है वो यहां पर विस्थापन है इस जगह का। अब कितने लोगों को ये बात समझ में आता है कि हर बार मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही क्या कर रहा हूं? विस्थापित कर रहा हूं आवेश को। तो अगर मैं इस पूरे चीज का समाकलन करूं, और समाकलन पूरे लूप के लिए करूं, तो क्या आपको समझ में आता है कि हर तात्क्षणिक जगह पर ये जो कार्य है QE डॉट DR उसका कुछ मान है? चलो थोड़ी देर के लिए इसको धनात्मक आवेश मान लो। क्या मान लो? तो क्या वो QE डॉट DR एक धनात्मक मान होगा, क्योंकि बल की दिशा में ही विस्थापन कर रहे हैं। तो अगर मैं पूरे लूप में घूमूंगा ना, तो हर जगह पर मैं किसके दिशा में विस्थापन कर रहा हूं? बल की दिशा में ही मैं विस्थापन कर रहा हूं। तो इसका मतलब हर बार QE डॉट DR का कुछ धनात्मक मान आता रहेगा। तो यहां भी QE डॉट DR धनात्मक, फिर अगले पल भी, फिर उसके अगले पल। कितने लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि हर बार E स्पर्श रेखी है, और हर बार हम चला भी उसको उसी पथ पे रहे हैं। तो क्या DR भी स्पर्श रेखीय है और QE भी? तो क्या आपको समझ में आता है अगर यहां धनात्मक कार्य आए तो हर अवस्था में QE डॉट DR, QE डॉट DR, QE डॉट DR, QE डॉट DR घूम के पूरा धनात्मक 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 जुड़ते जुड़ते पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आपका कण वापस अपनी पुरानी अवस्था पर आ गया जहां से चला था? तो अब आपको ये बात दिखाई दे रही है कि जो विद्युत क्षेत्र ने पूरे लूप में कुछ ना कुछ कार्य कर दिया। यस और नो? क्योंकि सभी धनात्मक थे। मान लो ये ऋणात्मक आवेश है तो उल्टा हो जाएगा, सभी ऋणात्मक हो जाएंगे। यस और नो? लेकिन हमें तो ये बात पता है कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो संरक्षी बल है। कैसा? तो उसका तो एक लूप में किया गया कार्य 0 होना चाहिए। यस और नो? जबकि यहां पर आपको दिख रहा है कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे लॉ का वायलेशन हो गया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र किस प्रकार का होता है? संरक्षी होना चाहिए। तो अगर मैं उसको ऐसा लूप बनाता हूं, तो तुरंत आप मेरे को बोल दोगे कि सर इस लूप पे एक आवेश को चला दो आप, तो उस पर किया गया कार्य शून्य नहीं आएगा। किसके द्वारा? विद्युत क्षेत्र के द्वारा। तो इसका मतलब है कि जो हम बना रहे हैं वो संभव नहीं है। तो ये रिप्रेजेंट करता है इसको, जबकि हम ये कहते हैं कि ये संभव नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन QE डॉट DR एक लूप के लिए कैसा आना चाहिए? 0। और अगर आप यहां से Q कॉमन ले लें तो इंटीग्रेशन E डॉट DR पूरे लूप के लिए, ये ऐसे बनाने का मतलब पूरा लूप के लिए, तो ये हमारे पास 0 आना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जिस बिंदु से आप चले थे वापस उसी बिंदु पे आ गए, तो दोनों बिंदुओं का विभवांतर जिस बिंदु से चले थे वापस वहीं आ गए, तो इंटीग्रेशन E डॉट DR 0 आना चाहिए। जबकि अगर ये ऐसा होता तो ये दिखता, जबकि ये संभव नहीं है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? विद्युत क्षेत्र संरक्षी बल होता है। समझ में आया कि नहीं? फटाफट नोट करिए। मतलब विद्युत क्षेत्र
के द्वारा बल बोल दो या विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। तो विद्युत बल रेखाएं कैसा लूप नहीं बना सकती? बंद लूप नहीं बना सकती। बात नहीं करना है, जब कोई चीज की थ्योरी चल रही हो ना तो उसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि जिसकी थ्योरी स्ट्रांग है वही क्वेश्चन कर पाएगा। किसी को ये लगता हो कि हम 50 क्वेश्चन गलत करके और थ्योरी सीख जाएंगे, ये संभव? हाँ, 50 में से 40 क्वेश्चन सही करो और 10 क्वेश्चन गलत करके हम उस थ्योरी को सीख सकते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं। लेकिन सारी ही गलती करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं। इसलिए पहले थ्योरी को ढंग से समझो कि क्या चल रहा है। तो विद्युत बल रेखाएं कैसा लूप नहीं बना सकती? ये इसको ढंग से लिखना, ये संभव नहीं है। मैंने बंद लूप बना दिया एक, वो संभव नहीं है। थोड़ा जल्दी नोट करो, है ना। विद्युत बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षी होता है, तभी आप विभव पढ़ के आ रहे हो। यस और नो? और Q इंटू वी करके आप उसकी स्थितिज ऊर्जा लिखा करते थे। अगला पॉइंट लिखिए। अब देखो, जब विद्युत बल रेखाएं हम लोग प्रदर्शित करते हैं तो हम उसका ओरिजिनेशन और उसका टर्मिनेशन, मतलब कहां से वो निकलेगी और कहां पर खत्म होगी, उसका हमें निर्धारण करना पड़ता है। तो विद्युत बल रेखाएं कहां से निकलेंगी? धनात्मक आवेश से, और ऋणात्मक आवेश पे अंत हो जाएगा। रास्ते में कहीं आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आपने कहा कि सर ये बल रेखाएं बन रही है, फिर मैंने यहां छोड़ के यहां बना दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। जब आप बल रेखाओं का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि धनात्मक आवेश से तो वो निकल रही हो और कहां पे खत्म हो रही हो? ऋणात्मक। नहीं, माना नहीं है उसका। एक मिनट मेरे को समझाने दो, उसका बात सही है वो जो पूछ रहा है कि क्यों ऐसा किया गया। तो पहली बात तो हम इसको रास्ते में तो छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं पे कोई विद्युत क्षेत्र कि जैसे मान लीजिए मेरा ये रास्ते में यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र होगा ना, मान लीजिए जीरो हो तो वो एक अलग बात है, तो वहां पर घनत्व जीरो आ जाएगा। लेकिन जहां जीरो नहीं है वहां से बल रेखाएं गुजरेंगी ही, तो उसको गुजारनी पड़ेगी। अब रास्ते में कोई आवेश रखा हुआ है, तो जिस जगह पर आवेश है तो आवेश अपने चारों तरफ क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो आवेश वाली जगह पर हम किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसको टर्मिनेशन और उसका ओरिजिनेशन कहां पे दिखाना पड़ेगा? आवेश की जगह पे। तो नीचे पॉइंट लिखे, ये नियम है एक तरीके का। तो लिखो धनात्मक आवेश से, मैग्नेट को मैग्नेट में देखेंगे अभी, यहां एक चीज पढ़ लो पहले। धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाएं, धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं एवं ऋणात्मक आवेश से, एवं ऋणात्मक आवेश पर, एवं ऋणात्मक आवेश पर खत्म होती हैं। ठीक है? वरना अगर देखो कभी हम ओरिजिनेशन या टर्मिनेशन नहीं दिखा पाएंगे तो वो रेखाएं अनंत तक जाती रहेंगी। कहां तक? जैसे एक बिंदु आवेश है, उसका विद्युत क्षेत्र दिखाने के लिए आपने देखा होगा इस तरह से चारों तरफ रेखाएं बनाते हैं। तो धनात्मक से निकल गई, अब वो कहां तक जा रही है? कहीं टर्मिनेट नहीं हो रही है, वो जाती जा रही है। बात समझ में आए? इसमें एक और रूल है कि जब हम हमारे पास कभी मल्टीपल आवेश हो, मल्टीपल मतलब जैसे एक Q1 और एक Q2, और इस निकाय पर अगर आपको क्या कहते हैं विद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित करना हो, तो ये भी एक नियम है कि हम आवेशों के ऊपर जो बल रेखाएं दिखाएंगे उससे हमें उन बल रेखाओं का
मतलब संख्या गिनकर हमें ये पता चलता है कि किसका आवेश ज्यादा है और किसका आवेश कम है। या मैं सिंपल भाषा में कहूं तो जैसे दो बिंदु आवेश हैं, उन दोनों से आपको क्या शो करना है? विद्युत बल रेखाएं। तो उनका जो परिमाण होगा आवेश का, वो परिमाण प्रदर्शित करने के लिए हम वहां पर बल रेखाओं की संख्या दिखाएंगे। जैसे मान लो अगर बराबर परिमाण के हैं तो हम दोनों पर बल रेखाओं की संख्या भी बराबर दिखाएंगे, ताकि जो उन बल रेखाओं के सिस्टम को देखे तो वो देखकर समझ जाए कि ये दोनों आवेश बराबर परिमाण के हैं या अलग अलग। अगर मान लीजिए एक Q है और एक 2Q है, तो हम Q पे अगर 5 बल दिखाएंगे तो 2Q पे 10 दिखाएंगे, ताकि ये अंदाजा लग जाए कि इससे ये डबल है। तो नीचे लिखे नेक्स्ट पॉइंट, किसी बिंदु आवेश निकाय में, किसी बिंदु आवेश निकाय में किसी आवेश पर बल रेखाओं की संख्या, किसी आवेश पर बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। अकेला आवेश है तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन दो आवेश है तो फिर कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन में फिर आपने जो बल रेखाएं बनाई है ना, उसमें आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि कोई जो उसको रीड कर रहा है उसको ये भी पता चले कि किस आवेश का परिमाण कितना है। समझ गए? तो आवेश पर बल रेखाओं की संख्या रेखाओं की संख्या किसके समानुपाती है? समानुपाती मॉड Q। मतलब N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू मॉड Q1 अपॉन मॉड Q2। मॉड इसलिए लगाए क्योंकि आवेश धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं, तो धनात्मक से तो निकलेगी रेखाएं और ऋणात्मक में खत्म होगी। समझ में आई बात? तो उसके अंदर आपको जो संख्या गिननी है, तो संख्या से आपको पता चल जाएगा कि उनके परिमाण का अनुपात क्या है। बात समझ में आई? तो ये पॉइंट नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार हम आपको डायरेक्ट बना के दे देते हैं और बताते नहीं है कि कौन सा आवेश किस परिमाण का है। तो आप वहां पर किसको देखेंगे? विद्युत बल रेखाओं की संख्या गिन के आप बताएंगे कि कहां पर कितनी है। तो देखिए, एक बिंदु आवेश की वजह से अगर कोई आपसे पूछे कि बल रेखाएं कैसी बनेंगी, तो ये कैसा आवेश है? बिंदु आवेश। कैसा है ये? कितने लोगों को ये बात पता है कि इसका विद्युत क्षेत्र KQ अपॉन R स्क्वायर आर कैप होता है? KQ अपॉन R स्क्वायर आर कैप है ना, उसका वेक्टर फॉर्म है वो। तो आपको पता है उसका परिमाण होता है KQ बटा R स्क्वायर, और दिशा होती है रेडियली अवे, त्रिज्यीय दूर की तरफ। धनात्मक के लिए दूर की तरफ और ऋणात्मक के लिए पास की तरफ। तो मुझे बताइए, अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो मुझे बताइए इस लाइन पर मेरे जितने भी बिंदु हैं सब पर विद्युत क्षेत्र की दिशा राइट में है क्या? तो ये लीजिए, ये बना दिया मैंने सीधा। अब यहां से ओरिजिनेट तो हो रही है लेकिन टर्मिनेशन अनंत पे चल रहा है, अब कहीं टर्मिनेशन नहीं है इसका। यहां पर देखिए ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर इस तरह से बल रेखाएं हैं। अच्छा, आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन में है, तो किसी भी बिंदु पर क्या खींच दो आप? स्पर्श रेखा। तो आपको किसका पता चल जाएगा? दिशा। और हमें मालूम भी है कि दिशा किधर होती है, कितनी होती है। अच्छा, आपको एक चीज नोटिस हो रहा है इस ग्राफ को देख के कि अगर कोई बिंदु पास में है और कोई बिंदु दूर में है, और दूर होगा तो और संख्या कम हो जाएगी। जैसे अभी यहां से दो पास कर रहे हैं, लेकिन इससे फिर इसके अंदर वाले पास कर रहे होंगे, ये बाहर वाले पास, फिर और दूर चले कर जाओगे तो और कम हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका इस तरह से बना हुआ है। ऐसे दूर जा रहा है ना,
तो अगर पास और दूर को कंपैरिजन करोगे तो पास में घनत्व कुछ दिखेगा, दूर में और थोड़ा कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और दूर जाओगे तो समान क्षेत्रफल पर घनत्व कम होता चला जाएगा। तो हमें पता भी है कि इसका घनत्व कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण होता है वो KQ/R², R बढ़ता जाता है तो उसका परिमाण घटता जाता है। तो एक धनात्मक आवेश की वजह से ऐसा बनेगा, और अगर हम एक नेगेटिव आवेश ले लें तो क्या बढ़ता जाएगा? ऐसे कैसे बढ़ता जाएगा यार? नेगेटिव आवेश है तो बस उसकी दिशा परिवर्तित होगी, परिमाण तो इसका भी दूर जाने पे घटता है। तो अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ELF देखेंगे तो कोई अलग से नहीं है, ये ऐसे बनेगा, सिर्फ इसकी दिशा क्या होगी? अंदर की ओर, आवेश की तरफ। समझ रहे हो? लेकिन अगर आप घनत्व की बात करें तो कहीं भी देख लो, घनत्व दूर जाने से कम हो जाएगा क्या? तो ये अंदर की ओर बनेंगी। अब अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ इकाई क्षेत्रफल और यहाँ इकाई क्षेत्रफल और यहाँ इकाई क्षेत्रफल, तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे रेखाओं का घनत्व कम होता जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि वो KQ/R² पर निर्भर करता है। यस और नो? तो एक धनात्मक को अलग बनाया है, ऋणात्मक को हमने अलग बनाया है। पहले ये अलग अलग बना लो, फिर हम लोग द्विध्रुव का बना लेंगे। थोड़ा सा फास्ट बनाओ। हाँ, पहली बात तो लाइट में धनावेश ऋणावेश कहाँ होता है यार? मैंने तो नहीं पढ़ा है। 1 मिनट खड़े हो पहले। आपको लग रहा है मैं लाइट के बारे में पढ़ा रहा हूं? आप इलेक्ट्रिक से ये समझ रहे हो कि घर की लाइट, ऐसे तो नहीं समझ रहे हो आप? नहीं, हम अभी ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हम क्या पढ़ रहे हैं? तो जो आप लाइट देख रहे हो वो तो क्या है आपका? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इसमें जो क्या कहते हैं, जो धाराएं आ रही है वो विद्युत धारा आ रही है, लेकिन हम अभी स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यानी हम किसी आवेश का इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात? बैठ जाओ। प्रैक्टिकल तो क्या है, देखो कंसंट्रेट करें, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा पढ़ने का। मैं तो क्लियर कट बात करता हूँ इसमें। मुझे कोई, आप क्लास में बैठे हैं तो आउटपुट निकालिए, नहीं तो फिर घूमिए कहीं। क्लास में बैठने का कोई फायदा अगर तब भी नहीं है तो वेस्टेज ऑफ 1.5 घंटा और कल 3 घंटे का, है ना? तो नोट कर लिया सबने? इसको ध्यान से समझना है, आगे बहुत मैथमेटिकल होने वाला है। अभी आपको आज लग रहा है कि अच्छा कुछ थ्योरी पढ़ाने आए हैं लग रहा है, कल से फिर वही इंटीग्रेशन और लगा देंगे वापस। समझ गए क्या? तो इसलिए थोड़ा संभल के रहें, अभी धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। अब मुझे बताइए 1 मिनट, अगर हम बात करें कि नियत विद्युत क्षेत्र कैसे दिखाते हैं, वैसे तो आपको पता है, लेकिन उसका जो वास्तविक रिप्रेजेंटेशन है वो अभी आएगा, क्योंकि हमें विद्युत बल रेखाओं के मदद से इसको समझाना था। तो हमें पता है कि नियत विद्युत क्षेत्र जिन्होंने भी इसको उत्पन्न किया होगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये ऐसे चल रहा है, कहीं से उत्पन्न होकर आ रहा है, कहीं जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग विद्युत बल रेखाएं ऐसे समानांतर बनाई जाती है। समानांतर क्यों? क्योंकि दिशा हर जगह सेम है। साथ के साथ आप इनकी जो गैपिंग देख रहे हो, एक समान गैप रखना है आपको। एक समान इसलिए रखना है क्योंकि आपको पता है कि अगर कहीं घनत्व कम कर दिया, कहीं ज्यादा, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण डिस्टर्ब हो जाएगा। जबकि हमें ये रिप्रेजेंटेशन किसी को ये बताने के लिए है कि भाई आप ये देख के समझ जाओ कि हमारी जो विद्युत क्षेत्र है वो नियत है। तो विद्युत क्षेत्र नियत होने का क्या मतलब है कि विद्युत बल रेखाएं कैसी बनानी है? बिल्कुल समांतर। समांतर होना ये बता रहा है कि सब तरफ दिशा सेम है
और हर जगह पर परिमाण समान होना ये बता रहा है कि इनके बीच का गैप हमने, तो कहीं भी आप घनत्व निकाल लीजिए, हर जगह घनत्व समान आएगा, यानी विद्युत क्षेत्र नियत है। समझ में आई बात? अच्छा, अगर हम एक द्विध्रुव की वजह से बनाना चाहें तो एक मिनट, किसकी बात कर रहे हैं हम? द्विध्रुव। देखिए, सबसे पहले द्विध्रुव में एक प्लस होता है, दूसरा क्या इनका परिमाण समान है? तो जब भी आप द्विध्रुव का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि इस पे जितनी रेखाएं दिखाओगे उतनी ही इस पर, है ना? तो मुझे बताइए कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि ये द्विध्रुव का अक्ष है, यह अक्ष है, और अक्ष पर विद्युत क्षेत्र आपको पता भी है, फॉर्मूला बताइए, 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन, और उसकी दिशा p की दिशा में ही होती है। तो एक मिनट, यहां पर अगर कोई मुझे पूछेगा विद्युत क्षेत्र कैसे बनाऊं, तो सीधी रेखा मिल जाएगी मुझे, समझ में आई? इधर पूछे तो वो इस तरफ आएगी, दोनों तरफ। अच्छा, जब आप द्विध्रुव पढ़ रहे होते हो तो आप ये अंदर की बात नहीं करते हो जनरली, आपने सब बाहर बाहर, क्योंकि द्विध्रुव की जो बहुत छोटा है। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर भी तो विद्युत क्षेत्र होगा कुछ ना कुछ। इधर दिशा क्या करूं? प्लस से, क्योंकि प्लस से निकलेगी और माइनस में जाएगी। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करो, इस पे दो रेखाएं बन चुकी है, इस पे भी दो रेखाएं बन चुकी है। मुझे रेखाओं की संख्या बराबर रखनी है, क्योंकि एक प्लस की है, दूसरा क्या, दोनों का परिमाण समान है, तो मुझे यहाँ पर रेखाओं की संख्या भी समान रखनी होगी। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा अगर मैं किसी जनरल बिंदु पे बात करूं कि विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, तो आपको पता है कि यहाँ कहीं पे अगर मैं विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो ये मेरा पी वेक्टर ऐसे है ना, यस और नो? तो अगर हम इधर से बात करें तो आपको पता है कि ये इसका क्या है, निरक्ष, ये अक्ष है, ये निरक्ष है, और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र कैसे होता है? दिशा पी के विपरीत दिशा में, पी के, तो याद रखना ये अगर निरक्ष है तो यहां से जब आपकी विद्युत क्षेत्र की लाइन जाएगी ना, तो इसके लंबवत जानी चाहिए। तो यहां कहां से निकालें? धनात्मक से, और किधर भेज दें? ऋणात्मक में, ये ऐसे। फिर इधर धनात्मक से निकालें, ऋणात्मक में भेज दें। आप एक चीज नोटिस करो, जितने संख्या इधर से बना रहा हूं उतनी संख्या उधर भी गिरा रहा हूं, इस तरह से। समझ में आई बात? इधर से निकलेगा इधर, इधर से निकलेगा इधर। समझ में आ रहा है? अब जैसे इधर से मैं ये दिखा रहा हूं कि ये आ रहा है, ऐसे निकला, तो ऐसे घूम के इधर से वो टर्मिनेट भी करेगा। यह तरह मत करो, चुंबक अलग होता है, जिस समय पे जो टॉपिक पढ़ाया जाए उसको उससे रिलेट करें, ना कि दूसरे टॉपिक से, पहली बात तो, क्योंकि चुंबक में यहाँ गड़बड़ी होगी, जब चुंबक आएगा तब बताएंगे यहाँ गड़बड़ी होगी। ठीक है, तो अभी हम आवेश पढ़ रहे हैं, आवेश के बारे में बात करें। यहां से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, यहां से विद्युत बल रेखाएं इस तरह से ये घूम के वापस आ रही है। एक चीज नोटिस करो, जितनी संख्या इधर से निकाल रहा हूं उतनी ही संख्या में आते हुए भी दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं इनकी संख्या में अंतर नहीं कर सकता हूं। इस पे गिनो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे भी कितना है, 1 2 3 और ये 8, टोटल 8। तो इसका आवेश का परिमाण और इसका आवेश का परिमाण समान है। इस वजह से मुझे किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी संख्या। अब मान लो तुम एग्जाम में स्टाइल में यहाँ 2 और बनाया हो कि सर ठीक है बनाना था, मैं पेंटिंग कर दी यहाँ पे, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपने उसको द्विध्रुव बोला है तो फिर क्या होगा, दोनों आवेशों के परिमाण समान होने चाहिए। तो यहाँ जितनी रेखाएं दिखाएंगे उतनी ही रेखाएं हम यहाँ भी दिखाएंगे। बात समझ में आई? और दूसरी चीज, यहाँ पर आप दिशा तो देख ही रहे हो, यहाँ पर ये दिशा आपको दिख रही है निरक्ष के लंबवत, इधर भी निरक्ष के लंबवत। किसके तरफ? तो डायपोल के विपरीत ही है बेटा, ध्यान से देखो, मैंने इधर पी लिया है, तो इधर पी लिया है, तो ये पी के विपरीत, और ये भी पी के
विपरीत। समझ में आई बात? इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट बनाते हैं। हाँ, पी वेक्टर की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन। हाँ तो इधर ही तो है ना, क्या चीज इधर होना चाहिए, पहले खड़े हो। डाइपोल की डायरेक्शन का मतलब पी वेक्टर की डायरेक्शन, पी वेक्टर की, तो पी वेक्टर तो इधर ही है, लेकिन ये पी वेक्टर की डायरेक्शन नहीं है बेटा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। किसकी? देखो यहां बैठोगे तो धनात्मक की वजह से दूर और ऋणात्मक की वजह से पास, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है आपका। अगर पी वेक्टर की बात करें तो पी इधर से इस तरफ है, ऐसा मैंने ये पी बना रखा है आपका। समझ में आया कि नहीं? दोनों को मिक्सअप मत करो, एक विद्युत क्षेत्र की दिशा है, दूसरा अब मैंने इधर लिया है धनात्मक, इधर ऋणात्मक, तो मेरा पी वेक्टर इधर होगा, बल रेखाएं यूं घूमेंगी। समझ में आई बात? नोट कर लिया? अब इधर देखिए, मैंने आपको एक विद्युत बल रेखाएं बना के दे दिया, दो आवेश हैं आपके पास ए और बी। पहले इनका नेचर बताइए, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, कोई दिक्कत? लेकिन अगर कोई आपसे पूछे इनके परिमाण में रिलेशन, तो एक मिनट, मॉड ऑफ क्यू ए अपॉन मॉड ऑफ क्यू बी बराबर, एक मिनट, तो संख्या गिन लो, प्रॉपर पता चल जाएगा कि इनका अनुपात कितना है। एक दो तीन, इसको भी गिनना, यहां से निकल रहा है ये, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो ये तो है 8 नंबर ऑफ लाइंस। लेकिन बी पर कितनी? एक दो तीन, ये भी आ रही है, एक दो तीन, मतलब इन दोनों के आवेशों का अनुपात 8:3 है। अगर ये क्यू है तो ये 8q/3 है, ये 3q है तो ये 8q है। तो आपको पता चल गया कि इनके आवेशों में कितना अनुपात है, यस और नो? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर विद्युत क्षेत्र जीरो कहां मिलेगा, विद्युत क्षेत्र कहां मिलेगा, क्वेश्चन क्या है पता है, ये डायग्राम आ गया और वो आपसे पूछ रहा है बताइए विद्युत क्षेत्र जीरो कहां मिलेगा। तो पहले तो आपने क्या पता लगाया कि कौन धनात्मक है और कौन ऋणात्मक है, पहला पॉइंट तो ये पता चल गया। दूसरा पॉइंट आपने क्या पता कर लिया कि ए और बी के बीच जो अनुपात है वो 8 यानी किसका परिमाण ज्यादा है, 8:3, किसका ज्यादा है, ए का। अब आपको विद्युत क्षेत्र जीरो चाहिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र जीरो कहां आ सकता है, ये बनाना नहीं है यहाँ पे, एक मिनट। तो मुझे ये बात तो पता है कि इनके बीच में तो नहीं होगा, क्योंकि एक कैसा आवेश है, धनात्मक, और दूसरा
ऋणात्मक। तो आपको पता है कि इनकी लाइन ज्वाइनिंग पे ही विद्युत क्षेत्र कहीं उड़ सकता है, लेकिन वो बीच में नहीं होगा, क्योंकि यहां पर धनात्मक आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र इधर और ऋणात्मक की वजह से भी इधर, तो इन दोनों का योग करने पे यहां तो जीरो नहीं आएगा। तो जीरो आने की संभावना या तो यहां या यहां। अगर यहां देखते हैं तो इसके लिए दूर और ऋणात्मक आवेश के लिए पास, आता है ना समझ में। और इधर देखें तो धनात्मक के लिए दूर और ऋणात्मक के लिए पास। अब मुझे पता है किसका परिमाण ज्यादा है, QA और QB में किसका परिमाण ज्यादा है। तो आपको पता है कि KQA अपॉन RA स्क्वायर इक्वल टू KQB अपॉन RB स्क्वायर मॉड लगा के, ये परिमाण जहां एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे वहीं पर क्या होगा, मतलब ये विद्युत क्षेत्र जहां एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे वहां जीरो आएगा। तो आपको ये तो पता चल गया कि बाहर की ओर इनकी दिशा विपरीत है, तो QA का दूर की तरफ है और QB का पास की तरफ है। तो मुझे बताइए यहां पर अगर मुझे विद्युत क्षेत्र जीरो चाहिए तो क्या आपको समझ में आता है जिसका आवेश ज्यादा परिमाण का हो उससे दूरी भी ज्यादा होनी चाहिए, और जिसका परिमाण कम हो उससे दूरी भी कम होनी चाहिए। तो इधर क्यों नहीं आ सकता जीरो, समझ में आ रहा है। इधर जीरो नहीं आ सकता लेकिन इधर जीरो आ सकता है, बात समझ गए। तो इसलिए देखो मैंने ग्राफ भी, मैंने ये ELF भी कैसे बनाया है, इधर तो ऐसे बना दिया, इधर लाके इधर इधर ऐसे ऐसे कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ कहीं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा, जीरो। तो वहां पर रेखाओं का घनत्व भी जीरो की तरह दिखना चाहिए। कैसा दिखना चाहिए, वहां रेखाएं नहीं होनी चाहिए, अगर कहीं विद्युत क्षेत्र नहीं है तो वहां पर रेखाएं भी नहीं होंगी। बात समझ में आया। तो यह हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है विद्युत क्षेत्र का। अब हमने जो रिप्रेजेंटेशन किया है यहां से हम लाइंस की काउंटिंग शुरू करने वाले हैं, और जब काउंटिंग शुरू होगी तो उसी के दौरान आपके पास एक क्वांटिटी निकल के आएगी जिसको हम बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। तो हेडिंग डालिए विद्युत फ्लक्स। इसको ये तो बनाना है ना, आ चुका है जे एडवांस में क्वेश्चन। दिल वाला क्या है, कैसी बात कर रहे हो, अपन क्लास में बैठे हैं, मतलब तुमको ELF नहीं दिख रहा। सिर्फ 2-3 महीने अपने आप को डिसिप्लिन में रख लो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, नहीं तो सारी जिंदगी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। विद्युत फ्लक्स ये बहुत टेक्निकल चीज है, इसलिए उसके बाद कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। ये डायग्राम बना लो फटाफट, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स, इसको हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। देखो ये अपने आप क्रिएट करेंगे हम इसको, ठीक है। मुझे बताइए अगर मैं इस कमरे में विद्युत बल रेखाएं बना के चला गया, तो आपको पता है इसके बनाने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या क्या है। नहीं, एक तो आपको पता है कॉन्सेप्ट ये कि बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, और दूसरा क्या कि वहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत इकाई क्षेत्रफल पर बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती है। क्लियर। तो मान लीजिए इस रूम में कोई विद्युत क्षेत्र है, तो मुझे जब इसको कैलकुलेट करना है तो आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र नियत है कि नहीं है, वो तो बहुत सारी बातों पे हम लोग देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र हमारा कांस्टेंट है या नहीं है, वो सब देखना पड़ेगा। तो जब हम इसकी काउंटिंग शुरू करेंगे तो मान लीजिए इस रूम में आपने विद्युत क्षेत्र का पूरा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बना के चले गए, और मैंने आपको दिया ये कॉपी, और मैंने कहा कि ये कॉपी में से बताओ कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, एक बार के लिए गिन कर बताओ। तो इसमें से कौन आर पार जा रही है वो गिन के बताना है आपको, समझे। मतलब इसमें से आके चली गई, आपको इसमें से संख्या बतानी है बस। तो आपको पहली बात तो ये समझ में आती है कि क्या आप उस क्षेत्रफल का कोई ओरिएंटेशन रखने वाले हो। ओरिएंटेशन मतलब आपने क्षेत्रफल को कैसे रखा है इस बात पर निर्भर करेगा या नहीं, बिल्कुल उस बात पर निर्भर करेगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, एक मिनट, आपको मैंने कहा कि
ये जो मोबाइल है इसमें से कितनी बल रेखाएं जा रही है, आपने यूं रख दिया, आपको कुछ रेखाएं, 1 मिनट, कुछ रेखाएं जाती हुई दिख रही है, मान लीजिए ये रेखाएं जा रही, गिन लिया आपने, जो भी है अभी गिनो मत। मान लो मैंने उसको ऐसे रख दिया, क्या संख्याओं में कुछ परिवर्तन दिख रहा है? तो क्या एरिया के ओरिएंटेशन से संख्या के नंबर पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। तो सबसे पहले जब हम किसी क्षेत्रफल से बल रेखाओं की संख्या गिनने जा रहे हैं, अभी अभी मैं आपको गिनना सिखा रहा हूं, फिर मैं फ्लक्स को डिफाइन कर दूंगा। अभी हम जस्ट ये सीख लेते हैं कि काउंटिंग में क्या क्या चीजें होंगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप क्षेत्रफल ले लो। तो क्षेत्रफल तो हमारी चॉइस है, चॉइस हमारी है, बट क्वेश्चन पूछता है वो बता के कि भैया आप इस क्षेत्रफल से हमें बताओ। तो इसका मतलब क्षेत्रफल उनकी चॉइस है कि वो आपको कैसे भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपको एक विद्युत क्षेत्र में एक क्षेत्रफल दिया, आपको नहीं पता विद्युत क्षेत्र अभी कहां कहां कितना है, मैंने क्षेत्रफल दिया डीए परिमाण का, कितना, लिखना कुछ भी नहीं है, लिखना तो एक लाइन है। अब आप क्या करोगे, आप करोगे सर बल रेखाएं जो है हमें यहां से गिन के बतानी है, तो फिर हमें पहले ये पता करना चाहिए कि यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो पहले आप यहां जाके पता करोगे किसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। देखना ध्यान से, तो आपने कहा कि सर विद्युत क्षेत्र है ना मेरा इस दिशा में है, इधर देखो, तो ये क्षेत्रफल हमने बहुत छोटा लिया है, बहुत बहुत छोटा इसलिए लिया है ताकि इस बिंदु का जो विद्युत क्षेत्र है ये पूरे क्षेत्रफल पर कंसीडर किया जा सके। अगर मान लो आप बड़ा प्लेट ले लोगे और आपको पता चले कि किसी जगह पर E1 है, किसी जगह पर E2 है और किसी जगह पे E3 है, तो वहां गिनने में दिक्कत आएगी। तो हम छोटे छोटे क्षेत्रफल पे गिनकर फिर हम उसका समाकलन कर देंगे, योग कर देंगे। बात समझे? तो फिलहाल मुझे ना यहाँ पर इसकी संख्या गिननी है, तो आपको पता चल गया कि ये विद्युत क्षेत्र और ये आपका क्षेत्रफल। अब आपको संख्या गिननी है, तो आपको क्या चीज पता है कि किसी बिंदु पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व तो आपको पता है कितना है, किसके समानुपाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती है। तो अगर मान लीजिए आपको पता है कि इसका घनत्व कितना है, इसका घनत्व कितना है, घनत्व जो है वो समानुपाती किसके है, तो अगर मैं समानुपाती नियतांक ए ले लू थोड़ी देर के लिए, ओके, अल्फा ले लो समानुपाती नियतांक इंटू ई का परिमाण, तो आपको घनत्व के बारे में आइडिया लग गया। चलिए, लेकिन ये घनत्व कहां पर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत, लंबवत। तो एक्चुअली आपके ये विद्युत क्षेत्र ऐसे गुजर रहे हैं, यूं, एक मिनट रुक जाओ, ये ऐसे गुजर रहे हैं, लेकिन आपको इनका घनत्व इस क्षेत्रफल के लिए नहीं पता है, आपको इनका घनत्व पता है किसके लंबवत, क्षेत्रफल पर, विद्युत क्षेत्र के लंबवत। तो अब आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सर मुझे घनत्व पता है, ये घनत्व ध्यान रखना इकाई क्षेत्रफल है, क्या है, तो क्या आप कहते हो इस घनत्व से अगर हम क्षेत्रफल को गुणा कर दें संख्या आ जाएगी, किसको गुणा कर दें, क्षेत्रफल को गुणा कर दे तो क्या आ जाएगी, लेकिन वो क्षेत्रफल है कौन सा, लंबवत क्षेत्रफल है, किसके लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत। तो अब मेरे पास अगला पॉइंट ये आता है कि मुझे तो क्षेत्रफल ये पता है, तो हमने क्या किया, किसके लंबवत चले गए, विद्युत क्षेत्र के लंबवत। ध्यान से समझना, ये सब लिखना नहीं है आपको, बस समझना है एक बार कि कर क्या रहे हैं। तो मैंने किसके लंबवत चले गए हम, विद्युत क्षेत्र के लंबवत। तो मुझे बताइए इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल आप देख रहे हो इसको मुझे यहां प्रोजेक्ट करना है। तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि जितनी संख्या यहां से गुजर रही है उतनी ही संख्या इससे भी गुजर रही है, यस और नो। कहां से बात कर रहा हूं, यहां से। आपको निकालना किससे, ध्यान से समझना, आपको निकालना है डीए से। कहां से, डीए से। लेकिन आपने क्या देखा, विद्युत क्षेत्र की दिशा देखी और उसके कहां चले गए आप, लंबवत, क्योंकि बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं। तो आप कह रहे हो कि जितना इस क्षेत्रफल से गुजरेगा ये वाला, उतनी ही बल रेखाएं इससे भी जाएंगी। पहले ये बताओ ये बात समझ में आई या नहीं, पहला पॉइंट क्लियर है सबको, क्योंकि यहां से ऐसे बल रेखाएं जा रही हैं, तो आपने इसको विद्युत क्षेत्र के लंबवत गिरा लिया, आपने कहा कि भैया इसमें से जितना जाएगा ना उतना ही जाएगा। अब इसमें से जाने के लिए क्यों आप
बाध्य हुए पता है? क्योंकि आपको इकाई क्षेत्रफल किस पर पता है? लंबवत। किसके लंबवत? विद्युत क्षेत्र के। इसीलिए आपने तोड़ा, वरना अगर इस क्षेत्रफल पे ही पता होता तो डायरेक्ट आप क्या करते? इसी में निकाल लेते। लेकिन आपको इसमें पता ही नहीं है। आपको घनत्व किस पे पता है? विद्युत क्षेत्र के। पता है, लंबवत की तरफ जा रहे हैं हम। अब थोड़ा ध्यान से देखना, कितने लोगों को दिखता है अगर ये क्षेत्रफल डीए है और इस क्षेत्रफल का विद्युत क्षेत्र के लंबवत के साथ कोण थीटा है। ध्यान से देखना, किसके साथ? लंबवत के साथ कोण थीटा है। तो क्या आपको लगता है ये मान डीए कॉस थीटा है? ध्यान से देखना, ये जो भी मैं लिख रहा हूं ये सब आपको लिखने नहीं है, लिखना तो एक लाइन है, उस लाइन के लिए कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। तो डीए कॉस थीटा है। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि इस डीए से जितना संख्या गुजर रही है उतनी ही डीए कॉस थीटा से गुजर रही है। और किसको किसको डीए कॉस थीटा पर घनत्व पता है? क्योंकि ये रूल है कि हमने बनाते वक्त कैसे बनाया था? विद्युत क्षेत्र के लंबवत इकाई क्षेत्रफल पर घनत्व किसके समानुपाती रखा था? तो एक बात बताइए, अगर कोई मुझसे बोले कि इस क्षेत्रफल से संख्या कितनी, तो मैं कहूंगा अल्फा इंटू ई का परिमाण इंटू डीए कॉस थीटा। एक मिनट रुक जाओ पहले, अब ध्यान से सुनना, ये क्या संख्या आ गई? तो हम कर क्या रहे हैं? पहले बनाया था, बाद में गिन रहे हैं। मान लो आप पहले 100 पेन खरीद के ले आओ, फिर एक पेन का रेट निकाल लो और 500 पेन का कितना कॉस्ट आएगा निकाल सकते हो। तो हमें पता है इकाई क्षेत्रफल पर कितना है संख्या? अल्फा ई। अल्फा ई याद रखना, किस पर? इकाई क्षेत्रफल। लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या है इस क्षेत्रफल पे? ये क्षेत्रफल किसके लंबवत होना चाहिए? विद्युत क्षेत्र के। तो हमसे किसी ने कहा था इस डीए पर कितना होगा। ध्यान से देखते रहना, मैं अलग से इसको भी बना के दिखा रहा हूं कि मेरा ये था तो डीए और ये था ई। समझ गए? हमें पता करना था इस क्षेत्रफल से कितनी जो है विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने विद्युत क्षेत्र के लंबवत गिरा के ये क्षेत्रफल ले लिया। इस क्षेत्रफल का मान कितना है? डीए कॉस थीटा। ये लीजिए, इकाई क्षेत्रफल का पता है तो क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर दिया। बल रेखाओं की संख्या आ गई क्या? यस और नो? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, बल रेखाओं की संख्या की काउंटिंग में क्या आपको ये बात समझ में आती है कि ये जो अल्फा है ये सबका अपने अपने हिसाब से हो सकता है? मैं मान लो आपने बनाते वक्त क्या सोचा, आपने बनाते वक्त सोचा कि भाई मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 3 यूज करूंगा, कोई कह रहा है मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 5 यूज करूंगा, तो वो अपने हिसाब से बल रेखाओं की संख्या निकाल सकता है। यस और नो? लेकिन क्या सबको समझ में आता है कि ये राशि सबके लिए सेम होगी? ई डीए कॉस थीटा सबके लिए सेम होगा, बस अल्फा ही तो अलग अलग होगा। यस और नो? तो जब आप विद्युत फ्लक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपके पास विद्युत फ्लक्स बोल रहा हूं, विद्युत बल रेखाओं की संख्या निकाल रहे हैं, तो वो अल्फा इंटू ई डीए कॉस थीटा आया। यस और नो? इसमें जो ई डीए कॉस थीटा है, पहले तो मैं आपको बता दूं, जब हम कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो फिजिक्स में उसका अगर आगे यूज है तभी उसको पहले किसी ने डिफाइन किया, वरना उसको डिफाइन हम, आपने एफ डॉट डी आर पढ़ा, कार्य होता है, क्योंकि उस पर पूरा कार्य ऊर्जा प्रमेय ऊर्जा संरक्षण सब निर्भर कर रहे थे, इसलिए एफ डॉट डी आर पढ़ाया गया। समझ गए कि नहीं? एफ क्रॉस डी आर हमने नहीं पढ़ा है आपको कहीं, क्योंकि उसका कोई काम। तो यहां पर जो हम आपको बताने जा रहे हैं ना, संख्या बल रेखा की संख्या गिनने जा रहे थे, तो उसमें एक चीज आई कि यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा और उसके साथ एक राशि आएगी। तो ये जो ई डी ए कॉस थीटा है ना, क्या आपको लगता है संख्या की कैलकुलेशन में ये अल्फा तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये टर्म सबके लिए सेम होगी? क्या होगी? ई डी ए कॉस थीटा। तो पहली बात तो ये जो ई डी ए कॉस थीटा है इसको विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और अभी अगर हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर के आगे आप देखोगे कि ये फ्लक्स बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज रखता है। जैसे आपने देखा था सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था मैंने, तो शुरू में सेंटर ऑफ मास पढ़ाया तो लगा क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज है। उसी तरह से ये जो ई डी ए कॉस थीटा निकल के आया, उसमें जो ई इंटू डी ए कॉस थीटा है इसका नाम है विद्युत फ्लक्स। अब ध्यान से सुनना, पहले मुझे बताओ क्या बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स के बराबर होती है क्या?
क्या विद्युत बल रेखाओं की संख्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होती है क्या? नहीं। आप कह सकते हो कि बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ही संख्या भी ज्यादा होगी, जितना कम फ्लक्स होगा उतनी संख्या कम भी होगी। ये बात समझ में आती है? मतलब उस क्षेत्रफल से गुजरने वाली संख्या जो उसको क्रॉस करके जाएगी। यस और नो? तो अब पता है हमारा एक्चुअली पर्पस संख्या काउंट करना था भी नहीं। पहले हमने क्या बताया कि विद्युत बल रेखाओं के समानुपाती, सॉरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती बल रेखाओं की संख्या का घनत्व है। फिर हमने एक क्षेत्रफल से आपको क्या निकालने के लिए कहा? संख्या। तो आपने क्या किससे मल्टीप्लाई किया? E इंटू डी ए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब अल्फा इंटू ई को डी ए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, संख्या आ गई। अब मैं कह रहा हूं मुझे संख्या से मतलब नहीं है, मुझे तो ई डी ए कॉस थीटा पर इंटरेस्ट है, क्योंकि फिजिक्स में इसका बहुत बड़ा यूज है। तो अगर मैं कहूं कि इस क्षेत्रफल से कितना विद्युत फ्लक्स है, एक मिनट, तो विद्युत फ्लक्स अगर मैं लिखता हूं उसको डी फाई, तो वो मेरा किसके बराबर है? ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अभी लिखेगा कोई नहीं, यहां पर बहुत गड़बड़ होने वाला है। ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ई भी परिमाण है और डी ए कॉस थीटा। डी ए कॉस थीटा क्या चीज है? जो क्षेत्रफल दिया गया था उसका, उस, एक मिनट, उसका घटक है। किधर? या घटक मत बोलो, आप ये बोलो कि विद्युत क्षेत्र के, एक मिनट, विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत उस क्षेत्रफल का प्रोजेक्शन कितना है, उसका प्रक्षेप कितना है? यस और नो? अच्छा, अभी तक आप, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं, वैसे तो आप लोग 12th पढ़ के आए हैं, बट कोई बात नहीं, बट अभी तक आपने पूरी फिजिक्स में कहीं भी क्षेत्रफल यूज किया है तो क्षेत्रफल को आपने एक सदिश राशि घोषित नहीं की थी। यस और नो? लेकिन हम यहाँ पर मैथमेटिकली अभी एरिया को एक सदिश राशि बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? अच्छा, कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि सर ई तो है वेक्टर, लेकिन डीए हमारे लिए कोई सदिश नहीं है? ध्यान से समझना, कि घर पे जाके मत बोल देना कि सर हमारा जो है, हाँ वो बताया होगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ विद्युत फ्लक्स में, तो अपन फ्लक्स के बारे में बात करें, उसको समझना। तो मैं यहाँ पर इस क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। मुझे बताइए, अगर मैं इस क्षेत्रफल को एक वेक्टर बना के इसको ई डॉट डी ए लिख दूं तो बढ़िया लगेगा क्या? तो प्रोजेक्शन निकालने में बहुत अच्छा हो जाएगा कि नहीं? अगर आपको ये डी ए वेक्टर मिल जाए और डी ए वेक्टर और ई वेक्टर को अगर मैं ये कह दूं कि इन दोनों का अदिश गुणनफल करके ये चीज निकल जाए, तो वो आपके लिए थोड़ा आसान होगा। एरिया को प्रोजेक्ट करना विद्युत क्षेत्र के लंबवत, वो थोड़ा कम आसान है। किसके कंपैरिजन में? कि हम अगर क्षेत्रफल का वेक्टर बना दें तो ये वेक्टर इस तरह से बनाओ कि यहाँ ई डॉट डी ए लिखा जा सके। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि क्षेत्रफल को इस दिशा में लेना होगा ताकि ई और डी ए के बीच का कोण थीटा आ जाए। लेकिन अभी किसके किसके बीच का कोण थीटा है? डीए क्षेत्रफल और, मतलब क्षेत्रफल का तल और विद्युत क्षेत्र के लंब के बीच का एंगल थीटा है। लेकिन अगर मैं इस थीटा को और माइन्यूटली ऑब्जर्व करूं, इधर देखना, अभी ये कोण थीटा था, ये वाला कोण थीटा है, ये थीटा है। लेकिन देखना एक और कोण थीटा है, वो कौन सा पता है? ये 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं इस सतह के तल के लंबवत लाइन खींच देता हूं तो क्या आपको लगता है ये कोण थीटा है? इसको फील मत करना, फील मत करना इस चीज को। कोई देखने लग जाओ, घर पे जाके बोल दो कि जो क्षेत्रफल होता है उसकी दिशा क्षेत्रफल के लंबवत होती है। इसको फील मत करना है, मैथमेटिकली समझो। कितने लोगों को दिख रहा है कि डीए और ये कोण थीटा था, लेकिन मैंने यहां से उठा के मैंने देखा कि जो मेरा क्षेत्रफल है उसके लंबवत रेखा और ई के बीच का कोण भी थीटा है। तो अगर मैं क्षेत्रफल को इस दिशा में परिभाषित कर दूं, क्षेत्रफल अभी तक कोई वेक्टर नहीं है मान लीजिए, मैं उसको एक वेक्टर बना रहा हूं किस कैलकुलेशन के लिए? फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए। तो मैंने यहां आंसर में जाके देखा कि अच्छा ई डी ए कॉस थीटा है ना, तो मैं डी ए वेक्टर को ऐसे लेना चाहता हूं कि डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण थीटा दिखे, हाँ या ना? जबकि ये थीटा था क्या?
तल और विद्युत क्षेत्र के लंबवत के बीच का कोण। कैलकुलेशन में तो वही था, लेकिन फिर मैंने उसको क्या देखा, मैंने कहा अच्छा अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, और ये अगर 90 माइनस थीटा है तो अगर हम तल के लंबवत चले जाते हैं तो तल के लंबवत के साथ ये कोण थीटा बन जाएगा। तो हमने हमारी सहूलियत के लिए हमने कहा कि अगर हम क्षेत्रफल को ध्यान से समझना, क्षेत्रफल तल है लेकिन इसका क्षेत्रफल वेक्टर किधर डिसाइड करने जा रहे हैं, तल के। इसको फील नहीं कर पाओगे आप, और घर पे जाके बोल भी मत देना कि हमारे जो खेत है उसका एरिया वेक्टर इधर है, समझ रहेगा। ऐसे मत बोल देना घर पे, क्योंकि हम अभी किस पर बात कर रहे हैं, फ्लक्स कैलकुलेशन। और फ्लक्स कैलकुलेशन में क्या था कि ई और तल के लंबवत, मतलब जो तल है तो तल को ई के लंब के साथ जब आपने देखा था उसका कोण था थीटा, और हमने उस कोण को थीटा को वहां से उठाकर हमने कहां ले आए, ई और क्षेत्रफल के लंबवत। क्या आपको लगता है ये थीटा पहले ये था, सीखते हो कि नहीं, पहले ये थीटा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ई डी ए कॉस थीटा को ई डॉट डी ए वेक्टर लिखूं, तो क्या डी ए वेक्टर और ई के बीच का एंगल क्या दिखना चाहिए, थीटा। अगर कोई मुझसे बोले कि सर ऐसा करो एरिया के पैरेलल चले जाते आप, तो एरिया के पैरेलल चला जाता तो थीटा नहीं मिलता, मुझे 90 माइनस थीटा मिलता। किसके किसके बीच का कोण, ई और डी ए के बीच का कोण। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा करने पे तो फायदा नहीं है कुछ भी। तो फायदा कब है कि ये थीटा और ये थीटा समान है। तो हमने क्या किया, जो हमारा तल है उसके लंबवत चले गए, किसको मानने के लिए, क्षेत्रफल को मानने के लिए। याद रखना ये मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम आपके लिए, कि अगर आप क्षेत्रफल को किस दिशा में दिखा दें, उसके तल के लंबवत, तो फ्लक्स निकालना आपके लिए आसान रहेगा। और अब आप उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए वेक्टर। और डी ए वेक्टर अभी तक सदिश नहीं था, लेकिन अब मैंने उसको क्या बना दिया। और अगर मैं ये इतनी कहानी नहीं बताता और मैं डायरेक्ट बोलता ऐसे करो, तो फिर थोड़ा आपको विजुअलाइजेशन में दिक्कत आती है कि ऐसे कर क्यों रहे हैं। तो हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास, हमें पता था कि हमें ये वाला थीटा चाहिए, लेकिन ये थीटा किसके किसके बीच का कोण है, विद्युत क्षेत्र और तल के लंब। समझ में आई बात। यानी अगर आप क्षेत्रफल वेक्टर को तल के लंबवत ले लेते हैं तो ई डी ए कॉस थीटा लिखना बहुत आसान होगा। सीधा क्या लिख सकते हैं हम, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो डी ए वेक्टर की जो दिशा होगी, डी ए वेक्टर की दिशा किधर, तल के लंबवत। यस और नो, ये लीजिए। ऐसा करने का फायदा ये हुआ, इधर देखो, पहले ये स्टेप था, बाद में ये आता है। अगर मैं यहां से यहां पढ़ाता तो आपको लगता कि ये सर को सपने में आया होगा, लेकिन हम इधर से इधर जा रहे हैं एक्चुअली। अब क्या है, अगर आप किसी क्षेत्रफल को उस तल के क्या मान लें, लंबवत दिशा में, तो आपको घटक वटक जो प्रोजेक्शन लेना था ना पीछे जाके, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप तो क्षेत्रफल के साथ उसके अभिलंब का क्या लिख दो, वेक्टर, समझ गए। और ई के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना, वो डायरेक्ट क्या कैलकुलेट करके देगा आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये सब नहीं लिखना है आपको, सिर्फ ये लिखना है जो सामने एक लाइन लिखी हुई है कि ई डॉट डी ए को हम क्या बोलते हैं, ई डॉट डी ए इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और क्या विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर है, या विद्युत बल रेखाओं की संख्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो नेक्स्ट क्लास में फ्लक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं, है ना, और फिर हम लोग गॉस लॉ की तरफ चलेंगे। ओके, थैंक यू। आप मुझे बताओ इस बंद पाठ में अगर